नमस्कार, जय हिंद। बूस्टर सीरीज की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। 3 क्लासें हो चुकी है, ये क्लास 4th है। आज की क्लास में अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे किससे संबंधित? बल आघूर्ण से संबंधित। पहले अपन ने जड़त्व आघूर्ण कर लिया, अब करेंगे बल आघूर्ण। और उस बल आघूर्ण के कॉन्सेप्ट में फिर शामिल होते हैं। जैसे ही बल आघूर्ण लगता है तो आपको पता है, जैसे बल लगता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब बल होता है, बल क्या उत्पन्न करता है? एक्सीलरेशन, त्वरण। ठीक है, और उससे क्या आता है? त्वरण से वेग आता है, और वेग से क्या होता है? चीजें विस्थापित भी होती है, तो विस्थापन भी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अपन है जो बात कर रहे हैं बल आघूर्ण की। तो बल के बदले में क्या हो जाता है? बल आघूर्ण। बल के बदले में क्या हो जाता है? बल आघूर्ण। ठीक है, तो जो ये तो होता है बल, किस में होता है? ठीक है, बल होता है रेखीय गति में। घूर्णन गति में बात करें तो घूर्णन गति में क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। जिस प्रकार बल के बदले बल आघूर्ण क्या वो करता है? उत्पन्न कोणीय त्वरण। बल आघूर्ण क्या उत्पन्न करता है? कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण से क्या क्या बनेगा? कोणीय वेग बनेगा, और कोणीय वेग क्या लाता है आगे? कोणीय विस्थापन लाता है। सीधी सी बात है ये चीजें। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला है कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो बल आघूर्ण क्या होता है? सिंपल सी बात है, बल आघूर्ण आपके होता है बल इंटू दूरी। बल इंटू दूरी होता है ये आपके बल आघूर्ण। तो बल क्या होता है? न्यूटन। दूरी किसमें? मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा इसका आंसर। ठीक है, न्यूटन मीटर। बात क्लियर? सिंपल सी बात है ना भाई। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, और दूरी का मात्रक किसमें? मीटर में। न्यूटन मीटर हो गया, ये हो गया बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण यही होता है भाई, बल इंटू दूरी। बल इंटू दूरी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मैं समझाऊं कि जैसे कि इस पॉइंट के सापेक्ष बल आघूर्ण निकालना है इसका। उस मार्कर का अगर मैं यहां बल लगा रहा हूं, यहां बल लगा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, उसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो दूरी हुई, ये दूरी, और मैं बल कहां लगा रहा हूं, मतलब किस बिंदु के सापेक्ष। ठीक है कि भाई ये कोई चीज है यहां पर, ये अपने बांध के रखी हुई। चलो, अब मैं यहां पे बल लगा रहा हूं एफ, तो ये जो दूरी है डी, तो मैं इस पॉइंट पी के सापेक्ष यदि बल आघूर्ण की बात करूंगा तो इस पॉइंट पी के सापेक्ष बल आघूर्ण होगा ये दूरी डी इंटू ये बल एफ, डी एफ। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर। बात क्लियर? तो इसके सापेक्ष वैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करोगे तो फिर ये घूम जाएगा, बल लगेगा तो इसके साथ इस पॉइंट के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि बल आघूर्ण हमेशा किसी न किसी बिंदु या फिर अक्ष के सापेक्ष डिफाइन होगा। ठीक है, चलो, सवाल नंबर पहला हो गया। दूसरा, बल आघूर्ण एक राशि है। बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण आपके क्या है? सदिश राशि है। क्योंकि बल आघूर्ण की क्या आती है? दिशा आती है। बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण सेम वही है जैसे कि अपन जो स्क्रू का, ठीक है, स्क्रू को घुमाते हैं, अपन तो स्क्रू को घुमाते हैं ऐसे, अपनी डायरेक्शन तो ऐसे होती है भाई, यूं घुमाते हैं स्क्रू को, लेकिन वो जाता कैसे? अंदर की तरफ। समझ गए? तो ये होता है, मतलब अपन ऐसे घुमा रहे हैं लेकिन वो जा किससे जा रहा है? अंदर की तरफ। यानी बल आघूर्ण किससे जा रहा है? अंदर की तरफ। समझ गए? हाँ, तो ये वाली बल आघूर्ण की भी क्या होती है? अपनी एक दिशा होती है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या माना जाएगा? सदिश। एज पर ऑप्शन अपने पास क्या है? अदिश, सदिश, ए बी दोनों, डी, तो क्या हो जाएगा? ये सदिश हो जाएगा। चलो, बल, बल आघूर्ण, ये सारी चीजें। अब तीसरा कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और घूर्णन अक्ष से दूरी के बीच का कोण 90 है तो बल आघूर्ण होगा। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और घूर्णन अक्ष से दूरी के बीच का कोण
90 डिग्री है तो बल आघूर्ण होगा। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं कि ये कोई अक्ष है, या फिर मैं आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल, चलो ये कोई लाइन होगी, ये कोई अक्ष है, ठीक है, ये कोई अक्ष है, और यहां पर मान लो ये कोई रिंग टाइप ऐसे डाल के ऐसी ये कोई छड़ है, ठीक है, हाँ, जिसको मैंने रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये इसमें से जा रही है, तो मेरे को अगर इसको घुमाना है ना, इसको घुमाना है, तो मैं एक तो मैं बल लगा सकता हूं ऐसे, अगर ऐसे लगाऊंगा तो ये घूम पाएगा क्या? मान लो किसी के अंदर, मतलब ये ऐसे डाल के कोई, ये है इस हिसाब से सेट किया हुआ है, ये रिंग टाइप है उसमें डाल रखा, अब मैं घुमाना ऐसे खींचूंगा तो ये घूमेगा नहीं घूमेगा, ठीक है। मैं अगर इसको बल को अगर ऐसे लगाऊंगा तो भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस बल को अगर यूं लगाऊंगा तो ठीक है, थोड़ा घूम जाएगा, मैक्सिमम घूमेगा, मैक्सिमम कब घूमेगा? जब वो लंबवत लगेगा, लंबवत यानी कि मतलब ऐसे पूरा, मतलब ऐसे लंबवत लगेगा ना, तब जाके ये मैक्सिमम घूमे ऐसे एफ। यानी कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल और घूर्णन अक्ष से दूरी के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या होता है? बलागुण मैक्सिमम होता है। बलागुण क्या होता है? मैक्सिमम। यानी कि ये दूरी, ये होता है अपना, ठीक है, दूरी वाला सदिश ये होता है एफ, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका जो बलागुण आता है टाउ, वो क्या आता है? आर क्रॉस एफ आता है, आर क्रॉस एफ, यानी आर और एफ का सदिश गुण है। और अगर इनको यदि खोल के आप लिखते हो, यानी कि इसके मान होता है, जो मापांक जो बोलते हैं, ठीक है, इसकी यदि दिशा निकाल दे तो इसका जो मान, जो वैल्यू होती है, वो होती है एक्चुअली में आर एफ साइन थीटा। क्या होती है? आर एफ साइन थीटा, ठीक है। आर यानी मतलब ये दूरी मैन, ये किसको शो करता है? सदिश को शो करता है। ये चीज थोड़ी बहुत जिसको समझ में नहीं आ रही है वो लेक्चर देख ले, उसमें सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आर एफ साइन थीटा, जब थीटा बराबर 90 तो टाउ क्या होता है? मैक्सिमम। बात क्लियर? ये चीजें होती है। तो हमेशा आपके, जैसे कि ये है मेरे हाथ में, अब इसको मेरे को घुमाना है तो मैं बल को ऐसे लगाऊंगा, कोई मतलब नहीं, थोड़ा यूं लगाऊंगा तो कोई मतलब, एक्चुअल में बिल्कुल सीधा लगेगा ना ऐसे, मतलब लंबवत, तो ये बिल्कुल सही से घूमेगा। समझ गए? हाँ, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तो अपन ने टिक कर लिया, सदिश। इसका है अधिकतम, जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, घूर्णन अक्ष से बीच कोण 90 डिग्री होगा तो बलागुण क्या होगा? अधिकतम होगा, ठीक है। और ये जो थीटा है वो क्या होता है? थीटा होता है कोण, ये वाला एंगल, ठीक है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे होता है, आर क्रॉस एफ ऐसे करता, ये आर क्रॉस एफ वाली चीजें वगैरह, ये मतलब वैसे तो मैंने उसमें भी समझा रखी है, और एक सदिश वाली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिस प्रकार अपने फिजिक्स की प्लेलिस्ट है उसी प्रकार सदिश वेक्टर वाली प्लेलिस्ट बनी है, वो देखोगे तो आपको वेक्टर समझ में आ जाएगा, बहुत मस्त चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक 20 न्यूटन का बल घूर्णन अक्ष से 0.5 मीटर की लंबवत दूरी पर लगाया जाता है। गुण उत्पन्न बल आघूर्ण की गणना कीजिए, उत्पन्न बल आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। एक 20 न्यूटन का बल घूर्णन अक्ष से 0.5 मीटर की लंबवत दूरी, लंबवत बोल दिया, ठीक है, लंबवत बोल दिया, मतलब सब बातें, जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ, ठीक है। एफ क्रॉस आर कर लो, या एफ गुणा डी बोल दो, जो भी है, बल इंटू दूरी, ठीक है। बल कितना है? 20 न्यूटन है, दूरी कितनी है? 0.5 मीटर है,
0.5 मीटर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सवाल नंबर पांचवा कह रहा है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? तो आपको पता है बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एफ गुणा डी। अब देखो बल का जो है विमीय सूत्र सभी को याद रखना ताकि उससे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। बल का क्या होता है m1 L1 T-2, ये होता है बल का, इनटू इस डी का और कर दो, इसका डी यानी दूरी यानी इसका L1, यानी ये क्या हो जाएगा आपके, क्या चीज चेंज हो रही है, सिर्फ m1 ही है या आपस में गुणा L1 की घात 2 हो जाएगी T-2, m1 L2 T-2, तो m1 L2 T-2, इसका बी ऑप्शन। बात क्लियर यहां तक चीजें, ठीक है। m1 L2 T-2। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। एक मैकेनिक 40 सेंटीमीटर लंबे रिंच का उपयोग करके, रिंच मतलब क्या, वो नहीं आता ऐसे ऐसे खोलने का, ऐसे मतलब ये जो इस टाइप के नहीं आते पाने, आपने देखे होंगे ऐसे, वो मतलब ऐसे और कुछ ऐसे इस टाइप में होते हैं ना ये रिंच, ये मतलब इस टाइप के जो पाने उनसे खोलता है ना, वो खोलने वाले, ठीक है, उससे, ठीक है। तो ये मान लो रिंच और स्पिनर और ये सब क्या है, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करने वाली चीजें, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लो कोई बोल्ट वगैरह उसको खोल रहा है, चलो इसको बोल्ट वगैरह को, ठीक है, तो मैकेनिक 40 सेंटीमीटर लंबे रिंच का उपयोग करके 50 न्यूटन का बल लगाता है, ठीक है, 50। अब जैसे कि इसको ये इसको खोलना है, ठीक है, तो ये 40 सेंटीमीटर लंबा ये काम में ले रहा है, 40 सेंटीमीटर लंबे को काम में लेके और 50 न्यूटन का बल लगाता है। अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा? अगर इसको अधिकतम बल आघूर्ण लेना है तो साफ बात है, ये जो 50 न्यूटन का बल है ना, 50 न्यूटन का बल इसको लंबवत लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको ऐसे खींचेगा तो मतलब नहीं है, ऐसे खींचेगा तो ये मस्त घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ, आगे ऐसे बिल्कुल ऐसे आराम से, ये मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास कुछ अगर पड़ा है तो देखता हूं मैं। ये पड़ा, ये वाला एक्चुअली में, यही मतलब जैसे कि किसी पे कहीं पे कोई बोर्ड वगैरह उसमें अब ये है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे खींच लूं तो कोई मतलब नहीं है, अगर मैं यू थोड़ा सा इस एंगल से रखूं तो भी सही नहीं घूमेगा। आखिर में ये बिल्कुल सही कैसे घूमेगा जब ये बिल्कुल इस लाइन के लंबवत, बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन के लंबवत बल लगेगा ना, तो जाके फिर ये सही से घुमा पाएगा। ऐसे उसको घुमाना है ना, बल का लगना चाहिए या लंबवत बिल्कुल सीधा सीधा, तब ये फिर मस्त घुमा पाएगा। ऐसे ऐसे अपन ऐसे तो घुमाते हैं, इसने यू खींचने पे घूमते हो देखा नहीं ना, ठीक है। तो बल आघूर्ण मैक्सिमम कब होगा? जब वो दूरी और ये जो बल, ये दोनों के बीच का मामला क्या होगा? लंबवत होगा, ठीक है। चलो तो ये कह रहा है कि लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण क्या हो सकता है? तो आपको पता है टाउ अब ये तो मान ही दिया हुआ है, तो एफ डी वो कर दो,
एफ और डी यानी कि दूरी, ठीक है। डी की फॉर्म में लिखो, अगर वो वेक्टर फॉर्म में लिया हो तो अपन आर क्रॉस एफ लिखते हैं, ठीक है, सदिश फॉर्म में। तो एफ डी, एफ कितना है 50, ये कितना दिया हुआ है 40, 2000। अगर ये करके आए ना तो सीधी सी बात है एग्जाम में पूरे में से पूरे नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा -0.66। और आप सोचोगे भाई साहब 2000, यार मेरे तो आंसर आ गया, ये सवाल तो मैंने सही किया। तूने सही नहीं किया है, तू खड्डे में कूदा है, ठीक है, खड्डे में नहीं कूदना है। सवाल को, आपको सवाल आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो राशियां जो दी हुई है वो किस फॉर्म में दी हुई है, क्या दिया हुआ है। ये सवाल मैंने जानबूझ के ऐसी चीजें मैं इंक्लूड में करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे चीजों का। 50 न्यूटन में है ये, कोई दिक्कत नहीं है, बल को न्यूटन में रखते हैं। सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आपके आंसर में आएगा न्यूटन इंटू मीटर, सारे ऑप्शन देख लो, तो साफ बात है इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। हाँ ये जरूरी है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। 40/100 मीटर लिखोगे इसको, तो 40/100 मीटर लिखोगे इसको, ये कितनी 2 बार 100 और ये 20 न्यूटन इंटू मीटर, 20 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 7वां। यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है तो बल अगुण का मान होगा। यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है तो बल अगुण का मान होगा। तो ध्यान रखना बल अगुण का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखो कहने का मतलब क्या है, मैंने पूरी जब जो फिजिक्स पढ़ाई उस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो बल की क्रिया रेखा उस बिंदु से भी नहीं गुजरनी चाहिए, जिस अक्ष के सापेक्ष निकालने की बात करें उस अक्ष से भी नहीं गुजरनी चाहिए, उस अक्ष के समांतर भी नहीं होनी चाहिए, समझ गए। ये जैसे कि जो भी चीज हो रही है, जैसे कि ये मान लो अक्ष है, ठीक है, ये लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको इस अक्ष के सापेक्ष में मेरे को घुमाना है, इसको इस अक्ष के सापेक्ष घुमाना है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना, मैं जो बल लगाऊंगा ना, मैं जो बल लगाऊंगा, अगर मैं बल की क्रिया रेखा, बल अगर ऐसे लगा रहा हूं, इस साइड लगा रहा हूं, तो बल की क्रिया रेखा इससे जा रही है, यानी कि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से होकर गुजर रही है, तो आपके बल अगुण का मान 0 होगा। यानी कि बल की क्रिया रेखा इसको प्रतिषेध नहीं करनी चाहिए, जिस अक्ष के सापेक्ष आप बल अगुण निकाल रहे हो उस अक्ष को यदि बल की क्रिया रेखा प्रतिषेध कर रही है तो बल अगुण क्या होगा 0 होगा। यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष, वही मतलब जिस अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, तो बल अगुण का मान 0 होगा, ठीक है। तो उसके लिए गुजरनी नहीं चाहिए, मतलब ये, और ये दूसरा इसके बल की क्रिया रेखा समांतर भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बल यू लगाऊं, जैसे कि ये अक्ष है और इसके समांतर बल यू लगाओ, तो भी ये घूमने वाला नहीं है, ऐसे 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 नहीं घूम सकता, ठीक है। बस ये इतना इतना मैं कर सकता हूं बस, बाकी ऐसे ऐसे घुमा नहीं सकते। घुमाने के लिए तो बल की क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इससे दूर, और मतलब यहां पर ये, फिर मैं इसको घुमा सकता हूं, समझ गए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। बल की क्रिया रेखा यदि अक्ष को प्रतिषेध करे या उसके समांतर है या उसके तो उस अक्ष के सापेक्ष टाउ इज
इक्वल टू 0। समझ गए? हाँ, ये वाली बात होती है। और जिसने मेरी थ्योरी क्लासेस देख रखी है उनको तो मैंने अच्छे से समझा ही रखा है, वहां सब कुछ चीजों को एक्सप्लेन भी कर रखा है, बहुत सारे एग्जांपल देख के। हालांकि वो सारी चीजें अपन यहाँ नहीं कर सकते। 8वां सेम टू सेम वही चीज है, लगभग लगभग उसी टाइप का सवाल है। ये कह रहा है कि भाई बल की क्रिया रेखा यदि किसी बिंदु से गुजरती है तो उस बिंदु के सापेक्ष F का बलागुण, तो उस बिंदु के सापेक्ष भी बलागुण क्या होगा? शून्य होगा। बिंदु के सापेक्ष भी बलागुण क्या होगा? शून्य होगा। समझ गए? उस बिंदु से नहीं गुजरनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये कोई बिंदु है, ये कोई P बिंदु, ठीक है, और इस बिंदु से कोई निकलने वाली मान लो कोई चीज और है, ये कोई लाइंस, ये कोई छड़ है, मान लो कोई छड़ है, तो इस पर मान लो मैं कोई बल यदि ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, या फिर ऐसे लगा रहा हूं, इस साइड लगा रहा हूं, तो एक्चुअली में इस बल की क्रिया रेखा इस बिंदु से गुजरेगी, तो ये इस जो भी छड़ है या जो कुछ भी है उसको ऐसे करो, इसको घुमा नहीं पाओगे, इसको घुमा नहीं पाओगे। लेकिन मैं यदि बल यदि ऐसे लगाऊं तो भी ये घूम जाएगा, क्योंकि इसकी क्रिया रेखा बिंदु से नहीं गुजरती है। इस केस में नहीं गुजरती, लेकिन इस केस में इस बिंदु से गुजरती है। तो बिंदु से गुजरेगी तो क्या होगा? शून्य होगा। बल की क्रिया रेखा यदि किसी बिंदु से गुजरती है तो उस बिंदु के सापेक्ष बल F का बलागुण शून्य होगा। ठीक है, बात क्लियर? ये वाला मामला है। हाँ, जैसे कि मान लो मैंने बल लगा दिया ये वाला, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? टाउ 0, क्योंकि लेकिन अगर बल ये लगाया तो इसके कारण क्या होगा? टाउ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए? चलो, एक बल, ओ भाई साहब, तो चलो लाइट की समस्या भी है, क्या करें। ये हो गया। अब नेक्स्ट है एक बल F इक्वल 4i माइनस 10j। ये सदिश फॉर्म में चीजें दी हुई है। एक वस्तु पर एक बिंदु पर जिसका घूर्णन अक्ष पर मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है? -5i, ये i है, i कर दो, -5i माइनस 3j। थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन हो तो याद देख लिया करो, ठीक है। इसको -5i माइनस 3j है, मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु पर कार्यरत बल आगुण है। अब देखो इसने क्या दिया हुआ, क्या है चीज आप ध्यान से समझो। चीज आपको क्या दी हुई है, ठीक है, ये आपको एक बल दिया हुआ है एक वस्तु पर एक बिंदु पर जिसका घूर्णन अक्ष पर मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? -5i3j है, ठीक है। ये कोई मूल बिंदु, यानी कि मैं बताऊं आपको मूल बिंदु, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु 0,0 वाला मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब ये कोई मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, P तो ये जो स्थिति सदिश है, ये इस बिंदु P के यदि निर्देशांक, इस बिंदु P के निर्देशांक यदि -5, -3 है मान लो, ठीक है। ये मैंने इस अक्ष पे बनाया, वैसे वो कोई जरूरी नहीं है, ये वैसे इस साइड नीचे वाली साइड आ जाएगा पॉइंट के हिसाब से देखो तो, ठीक है। लेकिन देख समझने के लिए, तो इसका जो स्थिति सदिश दिया हुआ है पॉइंट P, ठीक है, तो ये अपन इसको ऐसे लिखेंगे। ये एक्चुअली ये होता है R सदिश, ये क्या होता है? R, ये दूरी। और अब जो इस P पर क्या लग रहा है? एक बल जिसका घूर्णन अक्ष पर मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश
है, ठीक है। तो अब कोई बल है, बल क्या है आपके, बल कितना है एफ, एफ है 4i माइनस 10j, और ये आपको आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है -5i माइनस 3j। तो ये क्या करना है आपको, आर क्रॉस एफ करना है, आर क्रॉस एफ, यानी कि बल आगुण क्या होगा, बल आगुण क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर मत करना, आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर करोगे तो दिक्कत कोई नहीं, लेकिन आंसर आपके फिर नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ नेगेटिव होता है, इक्वल टू आर क्रॉस एफ इक्वल टू माइनस एफ क्रॉस आर होता है, ठीक है। तो हमेशा जो सही फॉर्मूला है वो आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। आर क्रॉस एफ करना नहीं, सदिश गुणा करना है। सदिश गुणा जिसको नहीं आता वेक्टर वाली क्लास से थोड़ा सा देख ले, बाकी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ सदिश गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। एक तो सिंपल सा है तरीका, आपने वाला नॉर्मल तरीका, ठीक है। एक तो जो नॉर्मल तरीका है वो एक तो जो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीका क्या है, लिख दिया मैंने टाउ, ठीक है। तो उसमें एक राउंड घूमता है ऐसे, अपन वो नहीं किया हुआ आई, ठीक है, जे, चलो यहाँ जे कर दो, यहाँ कर दो के कर दो, आई जे के, ठीक है। तो अगर बात करें आई क्रॉस जे की, आई क्रॉस जे, ठीक है, फिर है जे क्रॉस के, फिर है मतलब एक तो अपन इस हिसाब से इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारा बताऊंगा, वैसे बेस्ट यही है कि भाई आप वो वेक्टर वाली जो लेक्चर है वो देख ले, ताकि उसको आपको सारे डाउट, सदिश गुणा, गुणा है, अदिश गुणा है, मैंने वहां सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। तो जो आई क्रॉस जे है वो आता है के, वो आता है के, जे क्रॉस के वो आता है आई, जे क्रॉस के वो आता है आई, और के क्रॉस आई वो आता है जे, के क्रॉस आई वो आता है जे, और इनका अगर उल्टा हुआ जे क्रॉस आई तो माइनस के वगैरह, तो इस हिसाब से करना। देखो ऐसे मतलब पूरा राउंड है, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो ये आएगा आई, और के क्रॉस आई करोगे तो जे। अगर इसका उल्टा हो गया तो फिर ये माइनस में हो जाए, माइनस जे, ठीक है, वगैरह ऐसे। तो ये चीजें आपको समझा रखी है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये, तो इससे कर लो, तो अगर इससे आप करोगे तो सीधी सी बात है, आप लिखो टाउ आर क्रॉस एफ, आर क्या है पहले ये ध्यान से रखना, वैल्यू -5i -3j एफ 4i -10j। तो यहां से आ गया आर क्रॉस एफ, यानी कि अब ये आई और आई का गुणा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई और आई का गुणा क्या होता है, जीरो, सेम सेम का जी जीरो, क्योंकि साइन थीटा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये तो करने का नहीं, अभी 5i का 10j के साथ करो, तो आई क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, आई क्रॉस जे तो के हो जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो वो तो ये आ जाएगा के, और -5 और -10 ये आ जाएगा 50, ये प्लस का 50 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसी प्रकार इस -3j का करो पूरे के साथ, तो j और i, j और i का गुणा, मतलब ये उल्टा आ रहे हो,
मतलब जे और आई क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे होता है के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के, और ये -3 और 4 ये हो गया -12, तो -12 गुणा -k कितना हो जाएगा +12 के कैप, यानी कि ये हो जाएगा 62 के, 62 के। ये इस हिसाब से ये सदिश गुणा होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो शॉर्ट तरीका है वो तो अब सारणिक रूप में बहुत शॉर्ट होता है, उससे कोई भी जिसको नहीं भी आता ना वो भी कर लेगा, वो क्या सारणिक फॉर्म में वो होता है, जो मैथ्स वाले जो सारणिक मैट्रिक्स वगैरह वो सीखे हैं, तो उस फॉर्म में चीज होती है वो आसान हो जाती है, वो और भी आसान हो जाती है। 1 मिनट मैं बताता हूँ वो वाली चीज। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है, आपको लिख लेना है, जैसे कि आई और जे है ना, ठीक है, आई और जे है, चलो मान लो जो के है, के का नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आई अच्छा जे के भी हो तो के भी कर सकते हो। फिर जैसे कि लिखना है कि आर क्रॉस एफ, तो आर में जो इसके गुणांक है वो लिख दो। आर में क्या आया, पहले -5 आया, फिर -3, और के का क्या है 0, और जो एफ में क्या है, एफ में कितना 4 है, और ये -10 है, और ये के का 0, बस ये इस फॉर्म में ले आए, बस इसको निकालो, बस इसको सॉल्व करना है। कैसे, पहले लोगे आई, पहले आपने आई लिया तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये ढक दो, पीछे रहे आपकी ये, पीछे रहे आपके ये, तो ये देखोगे तो आपको पहले गुणा करना है इसका आपस में, तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस करके फिर गुणा करना है इनका, फिर माइनस में लिखना है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आई वाला जो पोर्शन है वो तो लिखोगे वो हो जाएगा 0, तो उसमें तो कोई लोड वाली बात ही नहीं है। चलो ठीक है, आई वाला तो 0 हो गया। फिर इस जे की बारे आएगी ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, जे के लिए माइनस आएगा, जे फिर ये ढक दो, ये लाइन होगी, ये ढक दिया, पीछे रहे, तो -5 0 4 0, ये भी 0 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। चलो प्लस के कैप, ये बहुत फास्ट भी हो जाता है, के लिए ये रहा, तो अब ढक दिया, पीछे क्या रहा -5 -10, तो -5 और -10 ये हो गया 50, ये प्लस का 50। ठीक है, और 4 और 3 12, और -12 ठीक है, तो ये देख लो, ये हो जाएगा, ये आपके कितना आ जाएगा 50, और ये 12 वही 62 के। तो इस हिसाब से आपको चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, इस हिसाब से आपको चीजों को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 62 के कैप। तो ये तरीका है आपके पास, ऐसे कर सकते हो, और ऐसे सबसे फास्ट हो जाएगा मतलब। ठीक है, चलो मैं इसको लिखने का आपको तरीका एक बार जस्ट दिखा देता हूं। ठीक है, कि भाई लिखते कैसे हैं। जैसे कि मान लो यदि अगर ये आई है, जे है और के है, तो जिसको आर क्रॉस एफ करना है तो आर वाला ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया A1 B1 C1 लिख दिया। ठीक है, फिर A2 B2 C2 ना लिख दिया है ऐसे। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, आर क्रॉस एफ कर रहा हूं, आर क्रॉस एफ कर रहा हूं, आर क्रॉस एफ कर रहा हूं, जहां पर आर क्या है, आर है A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और एफ क्या है A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें यदि लिखना होगा ना, तो आप क्या लिखोगे, पहले यदि आई के लिए लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, आई के लिए लिखोगे तो आपको ये लाइन ढक दी, ये ढक दी। आई के लिए लिखोगे तो B1 C2 माइनस
B2 C1, फिर माइनस जे के लिए लिखोगे, जे के लिए A1 C2 माइनस A2 C1, और फिर लिखोगे के लिए, तो ये रख दोगे A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। बस ये है लिखने का तरीका, ठीक है। ये सीख के मतलब मामला हो गया आसान। चलो नेक्स्ट आ गया 10वां सवाल। चलो इसी टाइप पे बेस है। दसवां है, एक बल आपको दिया हुआ 2i + 3j - k बिंदु 2, -3, 1 पर कार्यरत है। बिंदु 002 के परित इस बल का बल आघूर्ण का मान होगा, ठीक है। इस बल का बल आघूर्ण का मान होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें बिंदु किसके, जैसे कि पिछले वाला सवाल किया उसमें अपन ने मूल बिंदु के सापेक्ष निकाला था, इसके मूल बिंदु के सापेक्ष। जैसे कि ये अपन ने निकाला है, जो बल लगा है ये अपन ने बल है, तो ये किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष निकाला आपने, ठीक है। बल कहां पे लग रहा है, पी बिंदु पर लग रहा है, पी पर लग रहा है, और अपन ने इसके सापेक्ष निकालना है, इसके सापेक्ष। पी पर तो बल लग रहा है, पी पर क्या हो रहा है, लग रहा है, और इसके सापेक्ष निकाला है अपन ने ऐसे, ये वाली बात। और यहाँ पे क्या हो रहा है, और तो यहाँ पे ये मूल बिंदु थे, यहाँ के निर्देशांक मूल बिंदु थे 0,0, ये हो गया -5,3 -5,-3, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपको दिया हुआ है कि आपको कोई दिया हुआ है, मान लो ये 0,02 कोई दिया हुआ है, और फिर कोई बिंदु और क्या है 2, -3 और 1, ये है, ठीक है। अब इनके बीच मतलब क्या करना है आपको, इस बिंदु के सापेक्ष इस बल आघूर्ण का मान होगा, बिंदु 002 के प्रति इस बल आघूर्ण का मान होगा। मान लो इस बिंदु को नाम दे दिया ओ बिंदु, इस बिंदु को नाम दे दिया ओ, ठीक है। और इस पी पर बल लग रहा है, ठीक है, ये कोई बल लग रहा है एफ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एफ तो है ही है, आपको चाहिए आर यानी कि ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन आप कैसे निकालोगे, आर वही सदिश फॉर्म में देखे तो अगर आपको इस हिसाब से दिया हुआ है तो आपको आर कैसे निकालोगे, आर निकालने का तरीका ये होता है। बाकी जिसको सदिश आता है उसको तो पता ही है कि भाई ये चीज कैसे होती है। अगर आप भुजा ए बी की बात करें, ए बी सदिश की बात करें, तो वो क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, इस हिसाब से होता है चीजें, ठीक है। ये चीजें तब है जब आपने थोड़ा डिटेल में चीजों को देख रखा है। चलो तो लिखेंगे, तो इसके लिए क्या होगा 2 - 0, 2 - 0, ये हो जाएगा आई कैप, और -3 - 0, ये जे कैप, और 1 - 2 ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। तो यहां से देखो आर क्या हो जाएगा 2i - 3j - k, बस ये आ जाएगा। तो अब आपको करना आर क्रॉस एफ, अब आपको करना है आर क्रॉस
एफ, तो आर क्रॉस एफ, एफ करो, निकालो टाउ, निकालो टाउ क्या आता है। आर क्रॉस एफ करोगे आर कितना हो जाएगा 2 -3 -1 और एफ 2 3 और -1। ठीक है, अब लिख लो आई 3 -3 और माइनस का 1 का गुणा 3 और ये 3 -3 ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। 3 और ये -3 3 इंटू -1 का गुणा -3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर -j लिख दिया। चलो j के लिए क्या करना है, ये ढक दिया इसको, क्या रहा 2 और ये -2 ये देखो -2 और -2 ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मामला 0। और यदि k के लिए लिखोगे, k के लिए लिखोगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और ये प्लस का 6 हो जाएगा -6 तो ये हो जाएगा 6i और ये 0 और ये 6k 6i और 6k। ठीक है, तो अब इसका अब निकालना है, इसका क्या निकालना है, मापांक। अब निकालना क्या है, इसका मापांक निकालना है। ये आ गया आपके पास टाउ, बला को निकल के आ गया, लेकिन इसका क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। हाँ, तब अब इसका क्या करना, मापांक निकालना। मापांक आप कैसे निकालोगे, मापांक निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपको एकदम से इसको पहले छोटा कर लेते हैं। सिक्स आई 6k इसका मापांक निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, जो मॉड है, ठीक है, इसका अपन मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, मापांक जैसे कि आपको पता है कोई भी xi प्लस yj होता है तो उसका क्या था, √(x² प्लस y², अगर k भी है तो k²। ठीक है, ये होता है। ये एक्चुअली 6 और 6 12 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, इसलिए मिस्टेक्स 12k है। ठीक है, तो भले इसमें से आप 6 बार ले लो, मापांक निकालने में आसानी रहेगी। 6 मतलब आई 2k। ठीक है, तो मापांक में क्या 6 तो 12 आ जाएगा, 6 को बाल, जो बाहर है उसको, संख्या बाहर है उसको बाल ले लो, बाकी का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 √5 6 √5। ठीक है, ये क्या होता है, चीज आपको ध्यान ही है मापांक का, मैं बता देता हूँ। जब कोई आपको लिखा हुआ है, कोई चीज ऐसे लिखी हुई है कि xi + yj लिखा हुआ है, तो उसका जो मान होगा, मान मापांक में क्या हो जाएगा, मापांक यानी इसकी वैल्यू, उस सदिश का मैग्नीट्यूड x² + y² रूट में। ठीक है, चलो ये करा, एक बल युग्म के बल आघूर्ण के लिए यदि अक्ष को इसके समांतर विस्थापित किया जाए तो बल आघूर्ण, यदि देखो अक्ष को समांतर विस्थापित करना है, तो देखो समांतर विस्थापित करने से क्या होता है,
अक्ष को यदि समांतर विस्थापित किया बल लागू नियत रहे, क्योंकि समांतर विस्थापित करने से जो लंबवत दूरी है उसमें बदलाव नहीं होगा। समांतर विस्थापित करने से लंबवत दूरी में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये ऐसे है, ये मैं घुमा रहा हूं। अब मैं इसी को यदि मान लो ये अक्ष है, ठीक है, इसको मैं समांतर विस्थापित कर रहा हूं, तो मेरा पॉइंट ये हो जाएगा। अब जो लंबवत दूरी की बात करें तो लंबवत दूरी एक्चुअली में उसमें बदलाव नहीं होने वाला। आप समांतर किसी से लेके चले जाओ, लंबवत दूरी में बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, तो यदि अक्ष को उसके समांतर विस्थापित किया जाए तो बल गुण क्या रहता है, नियत रहता है। नेक्स्ट, एक पिंड का किसी दिए गए अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या है। एक पिंड का किसी दिए गए अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण, एक अक्ष का क्या हो गया ना, चलो ठीक है, 12वां है। एक पिंड का किसी दिए गए अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण कितना है, 2.4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आई दिया हुआ है, जड़त्व आघूर्ण आई बराबर दिया हुआ है 2.4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, 750 जूल घूर्णन गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 750 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, घूर्णन गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण इस अक्ष के विपरीत कितने समय के लिए आरोपित करना होगा। यानी कि आपको अल्फा दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कितने समय के लिए आरोपित करना होगा। तो सीधी सी बात है, इतनी गतिज ऊर्जा लानी है। तो देखो, एक तो होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। जिस प्रकार 1/2 mv स्क्वायर होता है, m की जगह, द्रव्यमान की जगह क्या आ जाता है, जड़त्व आघूर्ण, विवेक की जगह कोणीय वेग। ठीक है, तो बस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, वो कितना होता है, 750 जूल के आसपास बात हो रही है। ठीक है, ये, और आपको ये जो आई है, आई का मान भी दिया हुआ है, तो यहां से देख लो, क्या चीज आ रही है, यहां से जो है आई जो निकालना आपने को क्या, ओमेगा, तो वो क्या हो जाएगा 750 इंटू 2, 750 750 इंटू 2, ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे, आपको ये आई है उससे भाग और करना है, 2.4 से भाग करोगे और इसका पूरे का निकालोगे रूट, ठीक है। हाँ, तो ये आप देख लो ये कितना आएगा। तो यहां से सीधी सी बात है, इसको अपने को कैलकुलेशन को वो करना है सिंपल। ठीक है, तो सिंपल करने के लिए आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, ये पॉइंट को भले लेके चले जाओ ऊपर, साढ़े 7,000 भले यू कर दो, ये ऐसे के ऐसे ये हो जाएगा 7,500, और ये कर दोगे 12, और 7,500 में 12 का भाग दोगे ना तो कितना आता है, 625 आता है। ठीक है, देखो 625 को 12 से गुणा करोगे कितना आता है, देखो 0, 7,500, तो ये वैल्यू कितनी आती है 625, और 625 का रूट कितना हुआ 25, तो ये अपने पास जो ओमेगा निकल के आया कितना आया 25 रेडियन पर सेकेंड।
25 रेडियन पर सेकंड अपने पास ओमेगा निकल के आ गया। अब ओमेगा 25 रेडियन पर सेकंड निकल के आया है। अब आपको कह रहा है कि कोणीय त्वरण इस अक्ष के विपरीत कितने समय के लिए आरोपित करना होगा। उस कोणीय त्वरण इस अक्ष के विपरीत कितने समय के लिए आरोपित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब तो बात सिंपल होगी। आपके पास ये है कि इतना कोणीय वेग लाना है और आपके पास जो कोणीय जो त्वरण है वो दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का दिया हुआ है। अब आपको निकालना समय, तो आपको पता है जिस प्रकार फॉर्मूला होता है गति के समीकरण v बराबर u प्लस at, उसी प्रकार इसमें समीकरण क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं कि भाई ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये चीजें होती है। ठीक है, ओमेगा नॉट अल्फा टी। अभी स्टार्टिंग में तो क्या था, जीरो था, स्टार्टिंग में जीरो था, स्टार्टिंग में ओमेगा बराबर जीरो, ओमेगा नॉट बराबर जीरो, और ओमेगा कितना लाना है अपने को 25, अपने को अल्फा दिया हुआ कितना है 5 है, अपने को टी निकालना है, टी निकालना है। यहां से क्या आ जाएगा, टी बराबर ओमेगा बटा अल्फा, तो कितना है ओमेगा 25, अल्फा 5, तो टी कितना हो जाएगा 5 सेकेंड, टी कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, चलो सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है। 1000 न्यूटन इंटू मीटर का एक नियत बल आघूर्ण 200 केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाले चक्र को उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के विपरीत घूर्णन कराता है। 3 सेकंड बाद इसका कोणीय वेग होगा। तो देखो कोणीय वेग है तो इसके लिए पहले अपने को चाहिए समय दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि 3 सेकंड बाद कोणीय वेग कितना होगा, घुमा रहा है तो अपने को पता करना कि कोणीय त्वरण वो कितना है। सबसे पहले तो कोणीय त्वरण कहां से निकलेगा, आपको पता है जो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एक और होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, जिस प्रकार सॉरी दो बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये शब्द का थोड़ा सा जबान से निकल जाता है, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण नहीं बल आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण में जिस प्रकार अपने जो बल में होता है F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, इसकी जगह बल की जगह बल आघूर्ण टाउ, द्रव्यमान की जगह जड़त्व आघूर्ण आई, और ए इस त्वरण की जगह कोणीय त्वरण, बस ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको निकालना क्या, पहले निकालना है अल्फा, तो अल्फा यहां से कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है टाउ, टाउ दिया हुआ है 1000 बटा आई कितना दिया हुआ है का नियत बल आघूर्ण 200 केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, यानी कि 200 यहां से हो जाएगा 5, अल्फा यहां से हो जाएगा 5। अब कह रहा है 3 सेकंड बाद इसका कोणीय वेग होगा, तो 3 सेकंड बाद कोणीय वेग की बात करें तो आपको पता ही है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट अल्फा टी, चूंकि 3 सेकंड बाद पूछ रहा है टी इक्वल 3, तो ये तो जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग का वेग 0, 5 और समय 3, 15 रेडियन पर सेकंड। 3 सेकंड में मतलब इतना वेग आ जाएगा उस कोणीय त्वरण से, उस कोणीय त्वरण से घुमाओगे तो इतना वेग आपके आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 14। एक पहिया 1200 चक्कर प्रति मिनट की चाल से गतिमान है एवं इसे 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की दर से धीमा किया जाता है। विराम अवस्था में आने से पहले इसके द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या है। सवाल बड़ा शानदार है। पहले तो देखो एक पहिया
दिया हुआ है आपको 1200 चक्कर प्रति मिनट, यानी कि आपको दिया हुआ है रोटेशन पर मिनट, आरपीएम में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आरपीएम में। इसमें आरपीएम, ये देखो जो आपको वेग दिया हुआ है ना ओमेगा, ये दिया हुआ है 1200 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। अब इसको क्या करना है, 60 से भाग दोगे तो वो आ जाएगा आरपीएस में, 1200/60 रोटेशन पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने, 60 से भाग दोगे। और अब इसको रेडियन में बदलना है, तो एक चक्कर, जब वो एक चक्कर पूरा करता है 2 पाई घूमता है, एक राउंड में कितना वो घूमता है 2 पाई, ये पाई और ये पाई, पूरा एक राउंड में 2 पाई घूमता है। तो 1200/60 आरपीएस, जैसे कि ये आ गया 00, ये 20 आरपीएस आ गया, तो 20 आरपीएस है, 20 आरपीएस है, तो उसको रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई से करोगे गुणा, क्योंकि एक रोटेशन में 2 पाई का वो एंगल कवर करता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई से गुणा करोगे तो 20 × 2 पाई, ये हो जाएगा 40 पाई, 40 पाई रेडियन पर सेकंड। बात समझ गए। तो मामले यहाँ पे बच्चे यही घूम जाते हैं, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में घूम जाते हैं, बाकी चीजें पता होती है कैसे करना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है। तो 40 पाई रेडियन पर सेकंड तो आपके पास है वेग ओमेगा। अब कह रहा है कि 4 रेडियन पर सेकंड इसको की दर से धीमा किया जाता है, इसको इस दर से धीमा किया जाता है विराम अवस्था में आने से पहले इसके द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। अब आपको पता है आपके पास क्या दिया हुआ है, ओमेगा आपको दिया हुआ है, अल्फा आपके पास है। अब आपको निकालना है कि ये रुके तब तक कितनी दूरी तय होगी। तो आपको पता है जिस प्रकार फॉर्मूला होता है अपने रेखीय गति में, v² = u² + 2as नहीं होता, v² = u² + 2as। उसी प्रकार इसमें यही फॉर्मूला, v यानी कि जो अंतिम वेग ω02, ठीक है, सॉरी ω², ये u स्टार्टिंग का वेग, और 2a यानी कि अल्फा, s किसके कहते हैं थीटा। इसमें ये सिंपल वाला विस्थापन इसमें आ जाएगा कोणीय विस्थापन। अब देखो अब सीधी सी बात है, आपको ये ओमेगा आपको दिया हुआ है 40 पाई, 40 पाई का स्क्वायर। अब चूंकि ये रुक जाएगा, रुको एक मिनट, चूंकि ये रुक जाएगा तो इसका क्या होगा, अंतिम वेग 0, भाई रुकेगा तब क्या होगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। और ω0 जो स्टार्टिंग का वेग कितना है 40 पाई है, ठीक है, +2। अब ये क्या है, अल्फा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की दर से धीमा किया जाता है, तो एक्चुअली क्या है, कोणीय मंदन है एक तरीके से, ठीक है। तो कोणीय मंदन है तो अपने लिख दिया -4, ठीक है, और ये थीटा ये निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो थीटा है एक्चुअली में थीटा आपके निकल के आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो 40 पाई स्क्वायर यानी कि 1600 पाई स्क्वायर बटा 8, 1600 पाई स्क्वायर यानी कि 8, यानी कि ये आ जाएगा 200 पाई स्क्वायर। तो थीटा कितना आ जाएगा 200 पाई स्क्वायर। अभी अगर कितने चक्कर, यानी कि मेरे भाई इतना एंगल वो कर रहा है कवर, ठीक है, इतना एंगल कवर कर रहा है, थीटा कितना कर रहा है 200 पाई स्क्वायर। अब इसको अपने को राउंड पे बदलना है, अपने को बदलना है चक्कर में, कितने चक्कर राउंड, कि रुकने से पहले कितने चक्कर पूरे कर लेगा। अपन जैसे फैन को बंद नहीं करते, फैन को बंद कर दिया, बंद करने की जैसे बंद कर दिया तो वो क्या है, फिर वो रुकना स्टार्ट होता है, तो रुकने से पहले कितने राउंड कर लेता है, वो चीजें निकालनी है। तो थीटा ये इस रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है रेडियन की फॉर्म में कि भाई विस्थापन इतना है, विस्थापन रुकने से पहले इतना हो जाएगा, लेकिन अपने को इस राउंड की फॉर्म में निकालना है कि कितने चक्कर होंगे। तो अपन क्या करोगे, 2 पाई से भाग कर दोगे, क्योंकि एक
चक्कर में 2 पाई होते हैं रेडियन, तो 2 पाई से भाग कर दो, ये आ जाएगा आपके 100 पाई। 100 पाई, तो पाई का मान कितना, 3.14, 100 इंटू 3.14, 3.14, ये हो जाएगा 314, ये हो जाएगा 314। बात क्लियर, समझ गए? सवाल बहुत ही बड़ा था लेकिन शानदार कॉन्सेप्ट वाला था। ओके चलिए अब इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। कहाँ कहाँ जो जो लिखा हुआ था आपको समझ में आ ही चुका होगा। समझ में आ चुका है तो फिर बस इसको सेट कर लेते हैं फिर। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? एक दरवाजे की चौड़ाई 1.6 मीटर है, इसकी गेट की जो चौड़ाई है कितनी, 1.6 मीटर। इसके मुक्त सिरे मतलब जहां से आप खोलते हो एंड, लास्ट एंड, मुक्त सिरे पर खोलने या बंद करने के लिए 1 न्यूटन का बल आवश्यक होता है। दरवाजों को जो कब्ज है, मतलब जो उस पोर्शन से 0.4 मीटर की दूरी से खोलने या बंद करने के लिए आवश्यक बल होगा। कहने का मतलब ये है, ये अक्ष है, ये आपकी गेट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से खोलना है, यहां से ये दूरी कितनी है, 1.6। अब ये बोल रहा है कि किसी 0.4 मीटर से खोलना, मतलब अभी यहां से खोलना हो तो कितना बल लगाना पड़ेगा? यहां से खोलना तो 1.6 नहीं हो गए, तो पहले तो देखो आवश्यक 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 टाउ कितना चाहिए, वो अपने को चाहिए 1.6, 1.6 इंटू 1, ये हो जाएगा 1.6, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। तो उसी प्रकार तो अतः अपन यदि 0.4 मीटर दूरी से अगर वो चीज अपन वो कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को बल कितना चाहिए, तो बल F इंटू 0.4 वो इसके बराबर होना चाहिए। F किसके बराबर, 1.6 के बराबर। भाई आप 0.4 से इसको खोलने की कोशिश कर रहे हो दूरी से, तो आपको बल फिर ज्यादा लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जितना पास जाओगे उतना बल ज्यादा चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। F कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ भाई, दूर से खोलोगे आराम से खुल जाएगा। अगर मेरे को घुमाना है, यही मेरे हाथ में, अगर मेरे को घुमाना है, यहाँ से घुमाऊंगा आराम से घूम जाएगा। अब यहाँ से घुमाना है तो फिर भाई साहब बल ज्यादा लगेगा, तो जितना ज्यादा पास आओगे बल बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस यही किया है अपनी चीज में, ठीक है। नेक्स्ट 16वां सवाल नंबर, विराम से एक शक्ति घूर्णन करना प्रारंभ करती है जिसका जड़त्व आघूर्ण क्या है, 5 केजी मीटर स्क्वायर, एवं बल आघूर्ण क्या है, 40 न्यूटन प्रति मीटर है, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर, तथा वह समय जिस पर इसका कोणीय वेग 24 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा होगा। वह समय जिस पर इसका कोणीय वेग कितना, 24 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो वह समय निकालना है जिस पर इसका कोणीय वेग 24 रेडियन पर सेकेंड हो जाए। समय निकालना है तो उसके पहले क्या करोगे, आप निकालोगे अल्फा। तो क्या होता है, अल्फा होता है टाउ बटा आई, क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा टाउ बटा आई, कितना दिया हुआ, टाउ 40 न्यूटन इंटू मीटर का दिया हुआ है, और आई कितना दिया हुआ है, जड़त्व आघूर्ण 5, ये हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो कोणीय वेग है वो कितना करना है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये कितना होना चाहिए, 24 रेडियन। तो ये 24 हो, उसके लिए क्या, ये 0 है, ये 8 है, और ये टी निकालना है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड,
कि 3 सेकंड में ये 24 तक पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग में 0 था, लेकिन जैसे ही बलागुण लगना स्टार्ट हुआ तो फिर उसका कोणीय वेग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, सत्रहवां, एक बल दिया हुआ है, एक बिंदु R1 पर कार्यरत है, बिंदु R2 के परित बलागुण निकालना है। तो सीधी सी बात है, आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, तो इसको घबराना नहीं है, इसको देख के R निकालना है तो दो बिंदु R1 का स्थिति सदिश माइनस R2 का स्थिति सदिश वो कर दो, आपको पूरे इस R का स्थिति सदिश निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस R का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, एक बिंदु पर कार्यरत है, इसके जिसके सापेक्ष निकालना है उसको घटाना है पीछे से। ठीक है, तो 1 माइनस 3, तो ये -2i। ठीक है, 1 में से 3 गया तो -2। ठीक है, फिर इस 2 में से -2 गया यानी कि 4, ये प्लस का 4j, और ये 3 में से -3 गया यानी कि ये प्लस के 6k, ये हो जाएगा मामला। ठीक है, 2 - 2 4 6k। अब करना अपने को R क्रॉस F करना है। फोर R क्रॉस F ना, F कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, 4 -5 और 3। बस अब मामला आसान हो गया। अब लिखना स्टार्ट कर दो। आई के लिए लिखोगे कितना, 4 3 12 और -30 यानी कि ये प्लस का 30 हो जाएगा। तो चलो आपके सही आ रहा है, 42 तो है ही है। ठीक है, -j के लिए लिखोगे, जे के लिखोगे तो हाँ -6 और ये 24 -24 ये, और ये प्लस का k में लिखोगे 10 और माइनस का 16, 42i और ये 30 प्लस का 30j माइनस का 6k। ठीक है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 17 हो गया। सवाल नंबर 18, 30 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण 2 kg मीटर स्क्वायर जड़त्वाघूर्ण वाले 5 किलोग्राम के पहिए पर 10 सेकंड तक लगाया जाता है। दस सेकंड तक लगाया जाता है। ठीक है, 10 सेकंड में पहिए का कोणीय विस्थापन होगा। सीधी सी बात है, वही गति के समीकरण लगाने हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, 5 किलोग्राम, इस 5 किलोग्राम का तो कोई यूज है नहीं, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, 10 सेकंड तक लगाया जाता है, 10 सेकंड में पहिए का कोणीय विस्थापन निकाल, सीधी सी बात है। तो पहले आप निकालोगे अल्फा, तो वो क्या होगा, टाउ बटा आई, ये किया ना अपने पीछे भी किया, वही चीज, टाउ बटा आई कितना है, टाउ टाउ दिया हुआ 30, आई कितना दिया हुआ है, जो बल आघूर्ण दिया हुआ है 30 और आई कितना दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब आपको निकालना है कि 10 सेकंड तक लगाया जाता है, 10 सेकंड में पहिए का कोणीय विस्थापन होगा। तो जिस प्रकार आपको पता है S बराबर ut, क्योंकि स्टार्टिंग का वेग 0, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है
उसी प्रकार इसमें होगा कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी, इसमें फॉर्मूला होता है 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। एक बटा दो अल्फा यानी कि 15 टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 15 और ये 100, या फिर ये 7.5 इंटू 100 750, ये ऑप्शन 750 रेडियन। ठीक है, ये हो जाएगा। बात क्लियर? 750। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19। तो बात क्लियर? चीजें मतलब वही है, चीजें आपको ये गति के समीकरण तीनों पता होने चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इस फॉर्म में पता होना चाहिए, आर क्रॉस एफ वो पता होना चाहिए। चीजें बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको सारी यहाँ पर कवर हो गई है लगभग। ये एक तरीके से रिवीजन हो गया है पूरा। 750 रेडियन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करा वर्ताकार पथ में गुणन करते हुए किसी पहिए पर स्थित बिंदु की तात्क्षणिक कोणीय स्थिति समीकरण ये दिया हुआ निरूपित की जाती है। तो पहिए पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान होगा। तो देखो आपको दिया हुआ थीटा, तो जिस प्रकार एक होता है ओमेगा, वो होता है एक्चुअली डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, और एक जो अल्फा होता है वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी। यानी कि इनका क्या करना है, अवकलन। इसका 2 बार अवकलन करोगे तो चीज निकल के सामने आ जाएगी। तो पहले निकालो ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ थीटा। तो डी बाय डी टी ऑफ थीटा कितना होगा 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। तो इसका आप यदि अवकलन करोगे तो क्या कितना हो जाएगा 6t माइनस 12t। ठीक है, सॉरी 6t स्क्वायर माइनस 12t। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 2t क्यूब है माइनस 6t स्क्वायर, 3 दूनी 6 6t स्क्वायर और ये 12t। चलो अब निकालना है अपने को, क्या निकालना है अल्फा। अगर अपने को निकालना है अल्फा तो अपन क्या करेंगे, अल्फा निकालना है तो डी बाय डी टी 6t स्क्वायर माइनस 12t। तो ये हो जाएगा 12t माइनस 12। अब ये कह रहा है तो पहिए पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान शून्य कब होगा। बल आघूर्ण शून्य कब होगा, तब होता है आई अल्फा, जिसमें जो आई है वो तो शून्य नहीं हो सकता। शून्य क्या हो जाएगा अल्फा। कोई वस्तु है तो मतलब किसी के सापेक्ष बात हो रही तो आई तो शून्य होगा नहीं, क्या शून्य होगा अल्फा। और अल्फा शून्य मतलब अल्फा शून्य, तो सीधी सी बात है बल आघूर्ण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल शून्य मतलब बल आघूर्ण शून्य, यानी कि 12t माइनस 12 बराबर 0, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, 20वां सवाल। एक वस्तु पर दो बल 5i न्यूटन और माइनस 5i न्यूटन कार्यरत है। ठीक है, दो बल, ये कोई वस्तु है जिस पर दो बल लग रहे हैं। एक तो 5 का इस साइड लग रहा है तो माइनस 5i मतलब वो इस साइड, एक 5 का इस साइड।
ये एक्चुअली में क्या हो गया मामला, ये आपके हो गया ठीक है, ये मामला किस चीज का हो गया, ये आपके हो गया ये हो गया फोर्स कपल, क्या हो गया, फोर्स कपल का मामला हो गया ये। तो आपको पता है इस फॉर्म में यदि आपको दूरी, लंबवत दूरी यदि दी हुई है, ये लंबवत दूरी कितनी है, डी दी हुई है, तो क्या होता है टाउ एफ गुणा डी होता है। एफ कितना दिया हो 5 तो डी कितना दिया हो 20 सेंटीमीटर दिया हो, ध्यान रखना, तो 20/100 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन इंटू मीटर। समझ गए, ये उदाहरण किसका है, बल युग्म का। बल युग्म बन रहे हैं, बल युग्म मतलब जिसमें बल दोनों एक दूसरे को उल्टे हो, विपरीत हो, एक क्या लग रहा है आई लग रहा है तो एक माइनस आई, ये बल युग्म का उदाहरण है। बल युग्म में क्या होता है, आपको लंबवत दूरी दी हुई है, तो दूरी इंटू वो बल, बल कितना 5 इंटू दूरी 20/100 मीटर में बदलना है, और एक नहीं तो आप क्या कर दोगे सीधे 20 इंटू 5 100 के, ये टिक मार के मत आना, ये भी ऑप्शन तैयार बैठा है। हाँ, और मैं मेरे को सुझाव दिया जाए तो मैं इस बार इसी टाइप का पेपर बनाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इनमें ही गलतियां बहुत होती है, भागदौड़। अरे भाई साहब ये तो सिंपल सा सवाल है, 5 इंटू 20 100, खत्म हो गया तुम्हारा भी, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी, बाकी सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। जो बल गुण निकालने की चीजें हैं, एक तो क्या होता है टाउ, फॉर्मूला क्या होता है टाउ आई अल्फा, ठीक है। अगर नॉर्मल सा दूरी की फॉर्म में देते हैं टाउ, तो एफ डी, एफ गुणा डी बल इंटू लंबवत दूरी, ये आ जाएगा। फिर अगर उस फॉर्म में दे सदिश फॉर्म में, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, और इसको यदि खोल के लिखना है तो आर का मान, एफ का मान और साइन थीटा, इन दोनों के बीच का कोण, आर और एफ के बीच का कोण, आर एफ साइन थीटा। बात क्लियर, ये चीज समझ गए। ये है आपके पूरा बल आघूर्ण का माजरा, ठीक है। इसको आप जैसे मॉड ऑफ आर लिख सकते हो, इसका मापांक पूरा मान, क्योंकि इसके इन दोनों के लंबवत, इसका पता है बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है। बल आघूर्ण जैसे कि आप जो ये कोई अक्ष है ऐसे घुमा रहे हो ना, तो इन दोनों अक्षों के लंबवत होता है ये, क्योंकि सदिश गुणा का जो रिजल्ट होता है वो दोनों अक्षों के लंबवत ही आता है। चलो ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे संवेग के बारे में, कोणीय संवेग। जय हिंद।